नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्काइज प्रिपरेशन हब पर। तो जैसा कि हमने अब आगामी 2026 इंटरमीडिएट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल ने एग्ज़ाम स्पेशल के नाम से आपका लेक्चर बनाने का निर्णय लिया है। तो इस कड़ी में हम चलते हैं अपने अगले लेक्चर की तरफ और उसमें जितना प्रश्न हम हल कर लिए थे उससे आगे के प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल करेंगे। यदि आप लोगों को इस इतिहास विषय का हम व्याख्यात्मक हल कर रहे हैं, इसमें किसी प्रकार की अगर आपको कमी दिखती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना एडवाइस दे सकते हैं। और आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तभी हम इस को आगे तक बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर होंगे तभी जो है से आपका ये तैयारी के क्रम में जो है ये लगातार जो है प्रक्रिया चलती रहेगी। इसलिए सब्सक्राइब करने में किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जब हमारा यह इतिहास का समाप्त हो जाएगा तब हम दूसरा विषय आपका जो ज्योग्राफी है और हमारे बहुत से छात्र हैं जिसका होम साइंस है उसको उठाएंगे, और बाकी जो इंग्लिश और अदर संस्कृत है या हिंदी है ये आपको रविवार के दिन सप्ताह में एक दिन जो है उसका आपको एक मैराथन टाइप का वीडियो बनाया जाएगा। तो चलिए आज हम अपने अगले लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था, वह प्रश्न संख्या था हम लोग 45वें प्रश्न तक का व्याख्यात्मक हल कर लिया है। अब हम 46वां प्रश्न से आज का लेक्चर शुरू करेंगे। तो आप कॉपी और कलम लेकर ज़रूर आप बैठेंगे ताकि आप जो है इसका नोट्स भी साथ साथ बनाते चलेंगे। तो चलिए आज हम ये शुरू करते हैं। आपका अगला प्रश्न, अशोक का संबंध किस वंश से है? तो अशोक का संबंध इसका सही उत्तर होगा मौर्य वंश। तो मौर्य वंश की जहाँ तक बात है तो इसकी स्थापना इस वंश के जो संस्थापक थे वह चंद्रगुप्त मौर्य थे। संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में की थी। 323 भी लिखा हुआ आपको मिलता है, तो 323 ईसा पूर्व भी इसको हम ले सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मगध में जब नंद वंश का शासन था तो वहाँ नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, तो घनानंद एक क्रूर और निरंकुश शासक था। और घनानंद के दरबार में एक ब्राह्मण विद्वान निवास करते थे जिनका नाम था चाणक्य। तो चाणक्य को घनानंद ने अपमानित करके दरबार से
निष्कासित कर दिया था। इससे चाणक्य बहुत नाराज हो गए और वे नंद वंश को समूल नष्ट करने का प्रतिज्ञा किया। और इस सिलसिले में वे आगे बढ़े तो उन्हें एक लड़का मिला जंगल में, जिसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। यह छोटा बच्चा था और यह राजकिलम का खेल खेल रहा था। राजकिलम का खेल खेल रहा था। खेल खेल रहा था। दो जगह खेल लिखा गया। राजकिलम का खेल खेल रहा था और इस खेल में चंद्रगुप्त मौर्य एक राजा बन के ऊंचे स्थान पर बैठा था और छोटे छोटे बच्चे जो चरवाहा थे, जंगल में अपने मवेशियों को चराते थे, वे सभी बैठकर और उसके फैसला को सुन रहा था। तो चाणक्य ने देखा कि ये जो बच्चा है ये बहुत ही बुद्धिमान बच्चा है, बहुत ही तेज़ तर्रार बच्चा है। तब उसने उन बच्चों से कहा कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं। तो फिर वो उनके माता पिता का सही पता जो है इतिहासकारों ने अभी तक नहीं लगा पाया है, लेकिन जो उसके मालिक थे, जिनके घर के मवेशियों को वह चराया करता था, तो उसके मालिक के पास चाणक्य गए और कहे ये बच्चा मुझे दे दीजिए, हम इसको पढ़ा लिखा करके और बहुत ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। तो उस समय चूँकि जो उस मालिक था, तो उस मालिक का नौकर था चंद्रगुप्त मौर्य। तो उसके बदले चाणक्य ने कहा कि हम इसके बदले आपको 1000 करशापन देंगे, 1000 करशापन देंगे। आज की बात नहीं है ये। करशापन जो है ये चांदी का सिक्का होता था। चांदी का सिक्का होता था। चांदी के सिक्का को करशापन कहा जाता था। तो आप अनुमान लगाइए कि आज भी अगर 1000 चांदी का सिक्का हो तो आज के समय में भी उसका कितना मूल्य होगा, इसका अनुमान लगा सकते हैं। तो 1000 करशापन देकर चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को उसके मालिक से खरीद लिया और उसे लेकर तक्षशिला चले गए। तक्षशिला विश्वविद्यालय इसे ले गए और तक्षशिला विश्वविद्यालय में ले जाकर चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के शिक्षा की व्यवस्था की, उसके रहने के, उसके खाने पीने के, उनकी सभी ज़रूरतों को पूरा करने की शिक्षा दी। और वहाँ पर उस समय उसे तलवारबाजी की शिक्षा दी। उसके बाद आपको तर्कशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी वहाँ। तो तलवारबाजी, तर्कशास्त्र, उसके बाद युद्ध कला। जब चंद्रगुप्त मौर्य पूरी तरह से शिक्षा ग्रहण कर लिया और एक दिन जब चाणक्य ने देखा कि वह घोड़े पर सवार होकर दोनों हाथ से तलवार चला रहा है, तब चाणक्य को लगा कि अब जो है चंद्रगुप्त मौर्य को बता देना चाहिए कि हमने उन्हें शिक्षा दीक्षा क्यों दी। बीच बीच में वह पूछता था चंद्रगुप्त मौर्य से कि आप हमारे रिश्ते में कुछ लगते नहीं हैं, फिर भी आप मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हैं। तो चाणक्य कहते थे कि चलो जब समय आएगा तब हम तुम्हें बताएंगे। तो उसके बाद जब
चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा पूरी हो गई तक्षशिला विश्वविद्यालय में, तो उसके बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को बताया कि ये जो मगध साम्राज्य है जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र है, वहाँ एक बहुत ही निरंकुश और क्रूर शासक रहता है जिसका नाम घनानंद है। घनानंद है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस वंश का स्थापना मगध में महापद में नंद ने किया था और 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक इस वंश का शासन था मगध में। इस वजह से कहीं कहीं 322 ईसा पूर्व भी लिख देता है चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण का समय। तो इस तरह से थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन होता है। अगर परीक्षा में 322 ईसा पूर्व लिखता है तो आप 322 ईसा पूर्व को भी आप टिक लगा सकते हैं। तो इस तरह से घनानंद जो मगध का शासक था जिसने चाणक्य को अपमानित किया था, तो अब चंद्रगुप्त मौर्य कहता है कि आप हमें आदेश तो दीजिए, हम तलवार उठाएंगे और उसका सिर धड़ से अलग कर देंगे और हम कब्जा कर लेंगे मगध पर। तो चाणक्य ने समझाया कि नहीं, वह केंद्रीय शासक है, वह एक मजबूत शासक है, इतनी आसानी से तुम घनानंद को पराजित नहीं कर सकते हो। तब उन्होंने चाणक्य ने एक ज्ञान दिया कि यदि तुम्हें एक कटोरी क्षीर पकौदन अगर दे दिया जाए, क्षीर पकौदन खीर को कहा जाता है। यदि तुम्हें एक कटोरी गरम खीर दे दिया जाए और तुम्हें खाने के लिए कहे कि तुम इस क्षीर पकौदन को बीच से खाओगे या किनारे से खाओगे, तो क्या जवाब दोगे? तो चाणक्य ने कहा कि बीच से अगर हम खाएंगे तो हमारे हाथ जल जाएंगे, निश्चित रूप से हम किनारे से खाने का प्रयास करेंगे। तो उसी तरह से ये जो मगध का शासक है घनानंद, ये बहुत शक्तिशाली शासक है, इसलिए सीधा उसके बीच में जहाँ उसकी राजधानी है वहाँ ना आक्रमण करके इसके राज्य के किनारे पर आक्रमण करो। तो किनारे पर जब आक्रमण करो उसके बाद धीरे धीरे अपने सेना का विस्तार करो और जब सेना का तुम्हारा विस्तार हो जाएगा तो अटैक कर देना, आक्रमण कर देना मगध पर। और यही किया चंद्रगुप्त मौर्य ने और इस तरह से 323 ईसा पूर्व में आपको घनानंद को पराजित कर और मगध पर कब्जा कर लिया। और मगध पर कब्जा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार, वह मगध का शासक बना। इसके पीछे भी कहानी है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु किसी ने हत्या नहीं की थी और ये अपना जैन धर्म में एक प्रथा है संलेखना विधि, जिसमें लोग अन्न जल त्याग करके अपना प्राण समाप्त कर लेते हैं, अपनी जान खत्म कर लेते हैं। तो बिल्कुल ये संलेखना विधि से चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक में श्रवण बेलगोला की पहाड़ी पर जाकर अपना प्राण त्याग किया था, खाना पीना छोड़ दिया और उसके बाद उनका प्राण निकल गया। और जाने के समय, कर्नाटक जाने के समय, इसकी कहानी हम लोग पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में, जब चंद्रगुप्त मौर्य आएगा तब विस्तार से बताएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि अपना बेटा बिंदुसार को मगध का शासक बना करके गए। और जब बिंदुसार की मृत्यु हुई तब बिंदुसार का जो बेटा था यानी चंद्रगुप्त मौर्य का पोता अशोक, वह जो है मगध का शासक बना। तो इस तरह से अशोक किस वंश का हुआ? मौर्य वंश का हुआ। पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार और उसके बाद आपको अशोक। तो इस तरह से ये 46वां प्रश्न में देखिए इतना सारा कंसेप्ट हुआ। तो हम जो नोट्स लिखेंगे उसको आप तो लिखेंगे, ये संक्षिप्त नोट्स है, लेकिन जब हम लेक्चर में जो बात बताएंगे उस पर आप पूरी तरह से गौर कीजिएगा, क्योंकि ये कहानी के रूप में है। इतिहास क्या एक कहानी के रूप में आपको याद हो जाएगा यदि गौर से लेक्चर को सुनेंगे तो। और आपका एग्ज़ाम में आपको आंसर लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज जो है ये भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। जब नंद वंश का शासन था तब भारत पर जो ईरान का जो शासक था सिकंदर, वह विश्व विजेता बनना चाहता था और उसने मगध की विजय करने की ठानी। और इसलिए जब उसकी सेना लेकर ईरान से चला तो जब उसकी सेना सिंधु नदी के किनारे पहुंचा, पाकिस्तान पहुंचा, तब उसे पता चला कि मगध तो बहुत शक्तिशाली राज्य है और इतना शक्तिशाली साम्राज्य पर हम इतनी आसानी से विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और वहाँ मगध में घनानंद उस समय शासक था। तो फिर जो है सिकंदर की सेना मगध पर आक्रमण करने से इनकार कर दिया और इस कारण सिकंदर को निराश होकर के वापस लौटना पड़ा और रास्ते में ही बीमार पड़ा और सिकंदर की मृत्यु हो गई। अब कब मृत्यु हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, इसके बारे में जब सिकंदर का विषय आएगा तब हम उसके पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। लेकिन इतना समझिए कि सिकंदर ने मगध पर आक्रमण नहीं किया, उसकी सेना मगध पर आक्रमण करने से इनकार कर दिया। और जब वह वापस लौटा तो जब उसकी मृत्यु हो रही थी तो उसका एक सेनापति था जिसका नाम था सेल्यूकस। सिकंदर का सेनापति उसको कर लीजिए, सिकंदर का सेनापति, इसका नाम था सेल्यूकस। तो जब सिकंदर की मृत्यु हो गई तो सेल्यूकस ने मगध पर आक्रमण करने की ठानी। सेल्यूकस ने कहा कि अब हम मगध पर आक्रमण करेंगे। और जब सेल्यूकस मगध पर आक्रमण किया तो उस समय जो मगध का शासक है वह घनानंद नहीं था, चंद्रगुप्त मौर्य शासक हो गया था। और इसलिए सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में भयंकर लड़ाई हुई और इसमें क्या हुआ, इस युद्ध हुआ दोनों के बीच। और इस युद्ध में क्या हुआ, सेल्यूकस पराजित हो गया। और सेल्यूकस जब पराजित हो गया तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ संधि किया। सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच संधि हुआ और यह जो संधि है ये 305 ईसा पूर्व में हुआ। 305 BC भी इसको बोल सकते हैं या इसी को हिंदी में ईसा पूर्व भी लिखते हैं। तो इसे भारत की संधि कहा जाता है। भारत की पहली संधि या प्रथम संधि कह सकते हैं इसको, भारत की प्रथम संधि के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो जब सेल्यूकस पराजित हो गया तो सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद एक संधि हुआ और उस संधि में चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि ठीक है, हमने आपको पराजित तो कर दिया लेकिन हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने शर्त रखा कि आपकी जो एक बेटी है हेलेना, ये सेल्यूकस की बेटी थी, इसके साथ मेरा विवाह करना पड़ेगा। तो हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ। इसलिए कहा जाता है कि भारत की पहली विदेशी बहू है। भारत की पहली विदेशी बहू भी हेलेना को कहा जाता है क्योंकि यही विदेशी लड़की है जिसका चंद्रगुप्त मौर्य से विवाह होता है। और जब हेलेना का विवाह हुआ तो हेलेना अपने पिता से कही कि आप हमें भेज तो रहे हैं लेकिन जो मगध के लोग हैं जिस भाषा को बोलते हैं उस भाषा को तो मैं नहीं जानती हूँ और हमें अगर कोई आवश्यकता पड़ेगी, कोई परेशानी होगी तो हम अपनी परेशानी किसको बताएंगे।
कहा कि चलो मैं अपने एक तेज तर्रार व्यक्ति मेगास्थनीज को भेज देता हूँ। तो मेगास्थनीज को राजदूत बना करके और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस ने भेजा। तो इस तरह से मेगास्थनीज 5 साल लगभग चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा और लौटते समय उसने अपनी एक पुस्तक इंडिका लिखी। इंडिका किसने लिखी? मेगास्थनीज ने लिखा। और इसमें किस बात का वर्णन किया है? तो इसमें पाटलिपुत्र यानी जो मगध की राजधानी है उसका विस्तृत वर्णन किया है। पाटलिपुत्र का वर्णन मेगास्थनीज ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका में किया। और इस संधि में सेल्यूकस को अपनी बेटी हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह ही नहीं करना पड़ा, जबकि दहेज में 4 प्रांत भी देना पड़ा। और 4 प्रांत जो दिया दहेज में, 4 प्रांत जो दिया उसमें से कुछ प्रांत जो है वो अफगानिस्तान में था। इस पर सेल्यूकस का अधिकार था और कुछ प्रांत ईरान में आता था। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यह पहला शासक है चंद्रगुप्त मौर्य जिसके पश्चिमी और उत्तरी सीमा का विस्तार ईरान तक चला जाता है। तो इस तरह से भारत का ये प्रथम शासक है जो सबसे बड़े क्षेत्र पर शासन करता है चंद्रगुप्त मौर्य। तो ईरान तक उस समय भारत का बॉर्डर चला जाता है। तो इस तरह से हम समझते हैं कि मेगास्थनीज और चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित जो एक कंसेप्ट है ये पर्याप्त है आपके एग्ज़ाम के लिए। और इसमें से कुछ भी यदि पूछता है तो बार बार आप इस लेक्चर को रिपीट करके देखते रहेंगे तो इससे क्या होगा कि आपको याद हो जाएगा ये, और याद हो जाएगा तो फिर एग्ज़ाम में आपको परेशानी नहीं होगी। तो चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा हमारा 48वां प्रश्न। महाभाष्य के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है पतंजलि। पतंजलि जैसा कि आप जानते हैं कि प्रथम जो व्याकरणाचार्य है उनका नाम है पाणिनि। पाणिनि ने व्याकरण की प्रथम पुस्तक लिखी थी। और पाणिनि जो है ये नंद वंश में के दरबारी कवि थे। ये नंद वंश के दरबार में रहते थे ये। और ये पाणिनि ने जो एक पुस्तक लिखी उस व्याकरण के पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी। और यही जो अष्टाध्यायी है इसी पर पतंजलि ने टीका लिखा था। और इसी टीका का नाम है महाभाष्य। ये जो टीका है अष्टाध्यायी पर लिखा गया पतंजलि के द्वारा। और पतंजलि जो है ये किसके दरबार में रहते थे? तो ये आगे चल के एक शुंग वंश का शासन आता है। तो ये पुष्य मित्र शुंग के दरबारी थे ये, यानी दरबार के विद्वान थे। पहले के राजा अपने दरबार में विद्वानों को रखते थे। तो ये पुष्यमित्र शुंग के दरबारी थे पतंजलि। और ये जो आपने देखा पाणिनि वो नंद वंश के दरबार में रहते थे। और वही पाणिनि ने जो प्रथम व्याकरण की किताब लिखी अष्टाध्यायी, और उसी अष्टाध्यायी पर टीका लिखा पतंजलि ने, जिस टीका का नाम महाभाष्य है। तो महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि है। तो ये एक कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हुआ। उसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो प्रयाग प्रशस्ति का जो संबंध है वो गुप्त शासक है समुद्रगुप्त से। तो प्रयाग प्रशस्ति को किसने लिखा है?
तो प्रयाग प्रशस्ति को, इसका जो लेखक है प्रयाग प्रशस्ति, ये यहाँ से हम चिन्ह लगा दिए, यहाँ समझ गए। इसका जो लेखक है, इसके लेखक का नाम है हरिसेन। और हरिसेन कौन है? तो ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि है। ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि है। और ये किस चीज़ पर ये लिखा हुआ है? प्रयाग प्रशस्ति एक अभिलेख है और ये अशोक स्तंभ पर लिखा गया है। ये प्रयाग प्रशस्ति क्या है? तो लेखक ये है और इसको हम कहेंगे ये कौशाम्बी। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में है। कौशाम्बी के अशोक स्तंभ पर लिखा गया लेख। प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति का मतलब है कि इस समय समुद्रगुप्त के दरबार में जो विद्वान रहते हैं उनका नाम है हरिसेन, और ये समुद्रगुप्त के प्रशंसा में इन्होंने बातें लिखी हैं। तो जो बातें राजाओं के प्रशंसा में लिखी जाती है उसको हम प्रशस्ति कहते हैं। और इसमें मुख्य रूप से समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है। इसमें क्या है? समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है इस प्रशस्ति में। और आज के समय में ये अकबर के द्वारा बना हुआ इलाहाबाद, या इसी का नया नाम अभी प्रयागराज हो गया। प्रयागराज के किले में रखा गया है इस प्रशस्ति को। इसी अशोक स्तंभ को उठाकर और इलाहाबाद या प्रयागराज के किले में इसको स्थापित किया गया है। और यह जो है किस भाषा में अभिलेख लिखा हुआ है? तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। संस्कृत भाषा में लिखा। प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 50। ये जो प्रश्न है ये आपका किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया? तो प्रियदर्शी अशोक को कहा गया है। प्रियदर्शी का अर्थ होता है जो देखने में प्रिय लगता है। इसका और भी कुछ नाम है। एक और नाम इसका है देवा नाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है अशोक को। तो इस तरह से ये वन लाइनर क्वेश्चन है कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो अशोक को। तो इसमें ज़्यादा कुछ कंसेप्ट नहीं है। अब आगे हमारा ये 51 नंबर जो प्रश्न है इसको देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ये भी वन लाइनर क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जो जन्म है वह नेपाल की तराई में लुम्बिनी वन में हुआ था। लुम्बिनी वन में हुआ था। और ये जो गौतम बुद्ध है ये यहाँ के राजा सुधोधन के पुत्र थे।
क्योंकि इसमें जन्म पूछा है तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट पर नहीं जाना है, और भी गौतम बुद्ध पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। और यदि इनकी मृत्यु की बात करें तो 80 साल ये जीवित रहते हैं। 80 साल की उम्र में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। तो यदि पूछे कि कब मृत्यु हुई तो 563 में से 80 घटा दीजिए तो 3, 8 और ये 4, यानी 483 ईसा पूर्व में ये गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी और इनके मृत्यु को हम महापरिनिर्वाण करते हैं। महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो इस तरह से वन लाइनर क्वेश्चन था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 52 नंबर प्रश्न, महावीर स्वामी की माता का नाम था, यह भी वन लाइनर क्वेश्चन है, यशोधरा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में हुई। और चूँकि मुगल साम्राज्य की स्थापना हो रही है इसलिए इसमें थोड़ा सा विस्तार से व्याख्या की ज़रूरत होगी, और इसलिए इस प्रश्न की जो व्याख्या है हम अगले दिन करेंगे। और आप लोगों से आग्रह है, बार बार हम आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग चैनल को देखते ही सब्सक्राइब कीजिए। चूँकि सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो फिर हमें भी आगे और भी वीडियोस जो है आपके एनुअल एग्ज़ाम के लिए बनाने में, थोड़ा मेहनत करने में कोई परेशानी नहीं होगी, और आप लोगों की तैयारी भी पूरी तरह से हो जाएगी। तो चलिए हम आज का जो लेक्चर है, जो एग्ज़ाम स्पेशल के नाम से हमने शुरू किया है, इसको हम आज यहीं समाप्त करते हैं।